डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग इस समय मोशन इन वन डायमेंशन में स्पेशल केस की चूंकि स्टडी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी हम लोग 6 केस स्टडी कर चुके हैं, जिसमें केस नंबर जो 6 था उसमें इंक्लाइन प्लेन पर 5 और 6 दोनों इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी का मोशन था, जिसमें जी का हम लोग क्या लिख रहे थे, कंपोनेंट लिख ले रहे थे। तो जब इंक्लाइन प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया रहता है उस समय इन जी का कंपोनेंट जी साइन थीटा यूज होता है, लेकिन वही जब वर्टिकल से एंगल इंक्लाइन प्लेन का दिया रहता है तो जी कॉस थीटा यूज होता है। तो इस तरह से जी साइन थीटा और जी कॉस थीटा दो कांस्टेंट चलता है जी के कंपोनेंट में। तो अब उसको बताने के बाद से अब नेक्स्ट स्पेशल केस हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, केस नंबर 7। केस नंबर 7 पढ़ेंगे और भी केस हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद से तब काइनेमेटिक इक्वेशन पे खूब ढेर सारे क्या कराएंगे, क्वेश्चन कराएंगे। जब काइनेमेटिक इक्वेशन हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब जाके सारे केसेस और ज्यादा क्लियर होंगे, और उसके बाद से ग्राफ का कॉन्सेप्ट वही हम लोगों को फिर पढ़ लेना रहेगा। केस नंबर 7 में क्या करता है कि एक इंक्लाइन प्लेन बनाता है। देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसकी हाइट h है, एंगल थीटा है, और एक बॉडी को यहां से u = 0 से रिलीज कर देता है। देखो u = 0 से यहां से रिलीज कर देगा, और एक बॉडी को यहां से रिलीज कर देगा u = 0 से। दो बॉडी को रिलीज करेगा, यह है फर्स्ट बॉडी और यह है सेकेंड बॉडी। u = 0 से यहाँ पे डायरेक्ट रिलीज कर दिया, इधर से ये आ रहा है नीचे, और ये इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है, ये भी u = 0 से रिलीज कर दिया। तो डियर जब ये यहाँ पर पहुंचेगा, इस ग्राउंड पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बनेगी v1, और ये जब ग्राउंड पे पहुंचेगा यहाँ तक जब आएगा ये बॉडी इंक्लाइन प्लेन से, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी बनेगी v2। ठीक है, तो पूछता है कि इन दोनों वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक बॉडी को डायरेक्ट यहां से नीचे गिरने दिया, एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन से नीचे गिरने दिया, ये लेंथ देखो ज्यादा है, ये लेंथ क्या है, कम है। फिर पूछता है कि अगर दोनों बॉडी जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो ऐसे कंडीशन में किसकी वेलोसिटी कम होगी और किसकी ज्यादा होगी। तो तुम सोचो कि कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी, सोचो। तो डियर ये डिस्टेंस देखो कम है, ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा डिस्टेंस होने के अगर यहाँ तक आते आते इसकी वेलोसिटी कम रहेगी, लेकिन ये कम ही डिस्टेंस है तो यहाँ वेलोसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। कभी कभी ये लग रहा है कि नहीं यहाँ ज्यादा डिस्टेंस चल रहा है तो वहां तक आते हैं तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और इधर वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डियर अगर ऐसे हवा में सोचा जाएगा तो आंसर गलत आएगा। इक्वेशन से हम लोग को देखना पड़ेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन से। तो ऐसे कंडीशन में डियर ये प्रूफ होगा कि v1 और v2 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर किसी सेम हाइट से डिफरेंट बॉडीज को अलग अलग पाथ से नीचे ग्राउंड पे आने दिया जाए, 5 मीटर की हाइट से सीधे नीचे आने दिया जाए, इस प्लेन से आने दिया जाए, कोई दूसरे प्लेन से आने दिया जाए, अलग अलग पाथ से आने दिया जाए, तो सबका ग्राउंड पर पहुंचने की वेलोसिटी सबकी क्या होगी डियर, सेम होगी। बस टाइम सबका क्या लगेगा, अलग लगेगा। इसका टाइम कम लगेगा, इधर टाइम ज्यादा लगेगा। इधर टाइम कम इसलिए लगेगा क्योंकि हाइट कम है, इधर डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी डियर, सेम होगी। तो देखो इस पे क्वेश्चन बनता है जिसको एक बार सॉल्व कर लेने पे स्पेशल केस में यह हमेशा के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है डियर, कभी भी भूलता नहीं है। आओ हम प्रूफ करके दिखाते हैं कि दोनों वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, और इससे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग के असाइनमेंट के क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो अच्छा मान लो यहां से यहां तक आने का जो टाइम लग रहा है वो t1 लग रहा है, और यहां से यहां तक जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। तो हियर डियर ये T1 लेस देन T2 होगा, T1 लेस देन T2 होगा। इधर टाइम कम लगेगा, इधर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इधर क्यों कम लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा। T1 लेस देन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। v1 = v2 का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, v1 = v2 का कॉन्सेप्ट। अब आओ देखते हैं
जब इधर से बॉडी आएगा, देखो ये डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो यहाँ जो ग्रेविटी लगेगा वो कितना लगेगा, g लगेगा। लेकिन यहाँ देखो इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है, तो इधर जो एक्सेलरेशन होगा, देखो एंगल यहाँ से दिया है, तो जो इधर एक्सेलरेशन होगा वो होगा g साइन थीटा। इधर हो जाएगा g साइन थीटा और इधर हो जाएगा g। एक इक्वेशन v1 वाला फाइंड कर लें, एक इक्वेशन v2 का फाइंड कर लें, फिर देखते हैं। और ये h है, ये l होगा। तो इस पाथ के लिए डायरेक्ट नीचे आने के लिए ये फर्स्ट पाथ और फर्स्ट बॉडी के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। यहां से यहां तक आने में कितना चला h, तो यहां से देख लो रूट ले लो, तो v1 इज इक्वल टू रूट ओवर 2gh। ये हो गया कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर हो रहा है। अब आओ सेकेंड बॉडी के लिए। फॉर सेकेंड बॉडी के लिए देख लो v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर यानी v2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर यानी 0 प्लस 2 और इधर एक्सेलरेशन है g साइन थीटा। तो देखो डियर यहां g साइन थीटा लिखेंगे इनटू यहां से यहां तक आने में ये कितना चल रहा है, l चल रहा है। तो अब यहां डिस्टेंस डियर l लिखेंगे ना कि पूरा ये l चल रहा है, तो देखो यहां l लिखना पड़ा। अब यहां से आ गया v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g साइन थीटा इंटू l का वैल्यू पुट कर दो। तो इस ट्रायंगल में अगर तुम साइन थीटा अप्लाई करते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हो गया h अपॉन हाइपोटेन्यूज l। तो यहां से देखो l इज इक्वल टू आ गया h अपॉन साइन थीटा। तो l का वैल्यू हम रख दे h अपॉन साइन थीटा। तो l के स्थान पर यहां पर h अपॉन साइन थीटा पुट कर दिए। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया डियर, कैंसिल आउट। तो v2 इज इक्वल टू रूट ले लो, तो रूट ओवर 2g और यहां से देखो h आ गया। देख लो खास बात, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से कंपैरिजन करो। फर्स्ट इक्वेशन में v1 इक्वल टू रूट ओवर 2gh, सेकंड इक्वेशन v2 इक्वल टू रूट ओवर 2gh, दोनों इक्वल हुए कि नहीं हुए, ये बात देखो प्रूफ हो गया कि v1 इक्वल टू v2। तो इस तरह से ये स्पेशल केस में हमने बताया कि ये याद रखो कि सेम हाइट से अगर बॉडीज को नीचे गिराया जाता है, अगर सेम हाइट से बॉडीज को नीचे गिराया जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसको ग्राउंड तक पहुंचने में, चाहे जिस पाथ से भी उसको नीचे लाओ, ग्राउंड तक पहुंचने में सबका वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। टाइम अलग अलग लगेगा लेकिन ग्राउंड पे पहुंचने की सबकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। इसलिए ये प्रूफ हो गया कि फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वल हो गए। दैट इज v1 इज इक्वल टू v2। कंप्लीट करो इसको। अब देख लो यहां से हम लोग को मिल गया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है देख लो, ये कोई h हाइट है, एक ये पाथ है, एक ये पाथ और एक ये पाथ, टोटल 1 2 3 4 पाथ हैं। और सब पर बॉडी जो है वो नीचे, सारे पाथ से बॉडी नीचे आ रहा है, सभी पाथ से। अब इस पाथ से देखा जाए, यहां से एक बॉडी नीचे आ रहा है, इस पाथ से भी एक बॉडी नीचे आ रहा है,
और इस पाथ से एक बॉडी नीचे आ रहा है, सभी पाथ से सेम बॉडीज नीचे आ रहा है u इक्वल टू 0 से। ये इधर आ रहा है u इक्वल टू 0 से, ये नीचे u इक्वल टू 0 से, और सब के सब चलना कहाँ से प्रारंभ किए हैं, h हाइट से। तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी v1 होगा, जब इस पाथ से आएगा तो इसकी वेलोसिटी v2 होगा, जब इस पाथ से आएगा तो इसकी वेलोसिटी v3 होगा, और जब इधर से आएगा तो इसकी वेलोसिटी v4 होगा। अब पूछेगा बताओ कौन से वेलोसिटी कम होगा, कौन सा ज्यादा होगा। तो इसमें कहीं कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। सेम हाइट से अगर डिफरेंट बॉडीज को डिफरेंट पाथ से, इनका मास भी अनइक्वल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मास इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन इज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता काइनेमेटिक इक्वेशन। तो ऐसे कंडीशन में सबकी वेलोसिटीज क्या होगा डियर, सेम होगा। इसलिए यहां से कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू v4, सब इक्वल होगा। और सब कितना होगा, तो रूट ओवर 2g और हाइट h, रूट ओवर 2gh होगा। क्लियर हो गया सबको डियर। अब ये हमेशा याद रहेगा, हमने प्रूफ भी करके बता दिया, और डायरेक्ट अब इस पे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग पाथ से सेम हाइट से बॉडीज को अगर रिलीज कर दे, उनकी वेलोसिटीज अगर पूछे तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दीजिए कि सारे वेलोसिटीज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब असाइनमेंट में देखिए फर्स्ट लेवल में एक क्वेश्चन दिया है, आपका क्वेश्चन ये डायरेक्ट अब सॉल्व हो गया। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स m1, m2 एंड m3 आर अलाउड टू फॉल फ्रॉम द रेस्ट एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट O along 3 डिफरेंट फ्रिक्शनलेस पाथ। यानी 3 बॉडीज हैं, उनका मास m1, m2, m3 है, सेम हाइट से तीनों रिलीज कर दिए गए, 3 डिफरेंट पाथ से रिलीज कर दिए गए। तो स्पीड ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी इन द रेशियो। जब वो तीनों के तीनों बॉडीज जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो उनके जो स्पीड होगा वो किस रेशियो में होगा, तो देखो डियर आंसर दिया है बी ऑप्शन 1:1:1 का रेशियो आएगा, क्योंकि स्पीड पूछ रहा है, टाइम नहीं पूछ रहा है। टाइम सबका अलग अलग होगा, लेकिन सबका स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया सबको। तो फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन नंबर 46 इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो गया, जिसको अब सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। इसको मिटाते हैं, उसके बाद से अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं, नेक्स्ट स्पेशल केस पढ़ने चल रहे हैं। केस नंबर 6 पढ़ लिए थे, आज केस नंबर 7 पढ़ लिए, अब केस नंबर 8 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। केस नंबर 8 और केस नंबर 8 से खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग के सॉल्व होने वाले हैं। खूब ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग के अब सॉल्व होंगे केस नंबर 8 से। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए अलग अलग केसेस बताए जा रहे हैं। जो अलग अलग जो केसेस होते हैं वो अलग अलग वैरायटी के स्पेशल जूस कहलाते हैं। ये समझ जाओ कि अलग अलग वैरायटी के स्पेशल जूस पिला दिया जा रहा है, जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही आसान हो जाएगा। चुटकी बजा बजा कर आप क्वेश्चन क्या करेंगे डियर, सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 8 में हम बताने वाले हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है, ध्यान से सुनो, रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है और एक्सेलरेटेड मोशन अगर कर रहा है, रेस्ट से चले और एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो ऐसे में डिफिनिट टाइम इंटरवल में बॉडी द्वारा चली गई दूरी का रेशियो पूछता है।
कंडीशन क्या है, बॉडी रेस्ट से चले और एसलेटेड मोशन हो, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल, जैसे 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड, जैसे 5 सेकंड में कितना चला, अगले 5 सेकंड में कितना चला, अगले 5 सेकंड में कितना चला। तो डियर अगर पहले 5 सेकंड में S1 चलता है, दूसरे 5 सेकंड में S2 चलता है, तीसरे 5 सेकंड में S3 चलता है, तो सब के सब टाइम 5 सेकंड हैं, लेकिन S1 S2 S3 इक्वल नहीं होगा। क्यों इक्वल नहीं होगा? क्योंकि मोशन क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन में सबको पता है कि बॉडी की स्पीड क्या होती है डियर, इंक्रीज करती है। बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती चली जाएगी, इसलिए S1 S2 S3 इक्वल नहीं होगा, बल्कि S1 S2 S3 का जो रेशियो आएगा वह 1 3 5 7 9 11 का रेशियो आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो जानना चाहिए कि कोई भी बॉडी रेस्ट से चलना प्रारंभ करे, एक्सेलरेटेड मोशन करे, तो डेफिनिट टाइम इंटरवल में बॉडी द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस का रेशियो डियर ऑड रेशियो होता है। क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ने चल रहे हैं, और इस स्पेशल केस से हम लोग के असाइनमेंट के कई ढेर सारे क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं। If a body starts from रेस्ट से चलना प्रारंभ करें विद कांस्टेंट acceleration, then ratio of distance traveled by the body in definite time interval, will be in odd ratio। कौन सा रेशियो होगा? ऑड रेशियो होगा। इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं और इसको समझते हैं। इसको डायरेक्ट भी याद रखना, डायरेक्ट याद रखने से प्रॉब्लम सॉल्विंग इसका बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे एक बॉडी ऐसे चलना प्रारंभ करता है और मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है यानी उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी का डियर 0 है और बॉडी डेफिनेट टाइम इंटरवल में चलना प्रारंभ करता है। तो जैसे एक टी टाइम की जर्नी अगर देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक जो जर्नी है वो कितने टाइम का है, टी टाइम का जर्नी, फिर आगे टी टाइम की जर्नी, फिर आगे टी टाइम की जर्नी, डेफिनेट टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं। 5 सेकंड की बात कर ले, 6 सेकंड की बात कर ले, 10 सेकंड। तो जिसको नहीं आइडिया रहेगा वो कहेगा S1 = S2 = S3। नहीं, ये S1 S2 S3 इक्वल कैसे हो सकता है? क्योंकि मोशन में तो एक्सेलरेशन है तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो निश्चित टाइम इंटरवल में डिफरेंट टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसलिए अगर इस टी टाइम में अगर S1 चलता है तो अगले टी टाइम में थोड़ा और ज्यादा चलेगा और S2 चलेगा और अगले टी टाइम में और ज्यादा चल के डियर S3 चलेगा। देख रहे हो, यहां भी टी टाइम, यहां भी टी टाइम, यहां भी टी टाइम, इसी को बोलता है डेफिनेट टाइम इंटरवल, इसी को बोला जाता है। लेकिन यहां अगर S1 चलेगा तो इसमें S2, तो इसमें S3। देखो यहां हमने थोड़ा कम दिखाया, यहां थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दिखाया, यहां थोड़ा डिस्टेंस और ज्यादा दिखाया और इसी तरह से बॉडी आगे मोशन करता रहेगा। तो ये डिस्टेंस हो गया S1, ये डिस्टेंस S2 और ये डिस्टेंस S3। तो जो कंडीशन है वो यह है
कि डिफिनेट टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा S1, S2, S3 का रेशियो ये ऑड रेशियो होता है, 1:3:5 का रेशियो होता है। और इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं जिससे कि कई कॉन्सेप्ट भी डेवलप होगा। प्रूफ करने से और भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प मिलेगा। तो देख रहे हो कौन सा रेशियो, 1:3:5 का रेशियो, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस टाइप का रेशियो आएगा। मतलब जो S2 होगा S1 का 3 टाइम्स होगा, S3 S1 का 5 टाइम्स होगा, आगे S4 S1 का 7 टाइम्स होगा। क्यों ये बढ़ता चला जा रहा है? जबकि टाइम सेम है, इसलिए बढ़ता चला जा रहा है कि मोशन में एक्सेलरेशन है। और सबको पता है कि जहां भी एक्सेलरेशन होता है वहां स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है। समझ आ गया सबको? तो और डियर प्रूफ करते हैं इसको। कौन सा रेशियो है ये? ऑड रेशियो। तो हियर काइनेमेटिक इक्वेशन S1 के लिए बना लो। देखो S1 इजकल टू S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S इजकल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर से, तो S1 इज इक्वल टू UT का वैल्यू 0 प्लस हाफ A इंटू T स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। S1 इजकल टू हाफ AT स्क्वायर आ गया। अब हम लोग फाइंड करते हैं S2, उसके बाद से फाइंड करेंगे S3। इसके बाद से हम लोग S2 का जब इक्वेशन बनाएंगे, देखो S2 का इक्वेशन जब बनाएंगे तो S2 का इक्वेशन बनाने में एक समस्या आएगा। अगर तुम इसका इक्वेशन बनाना चाहते हो t टाइम में, तो यहाँ के देखो वेलोसिटी नहीं पता है, इसके लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ के वेलोसिटी डियर इनिशियल है, इसलिए प्रोसेस सीखो। अगर S2 का इक्वेशन बनाना है तो S2 का डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। इसके लिए अगला इक्वेशन हम लोग बनाएंगे S1 प्लस S2 का। S1 प्लस S2 का जब इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग U इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, फिर शुरू हो जाएंगे और S2 में से S1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग का वैल्यू S2 वाला वैल्यू आ जाएगा। तो अब अगला इक्वेशन हम लोग बना ले रहे हैं, देख लो। नेक्स्ट इक्वेशन S1 प्लस S2 इज इक्वल टू, फिर शुरू से हो गए पूरा यहाँ से यहाँ तक, लेकिन टाइम होगा 2t, तो ut का वैल्यू 0 प्लस हाफ a, और टाइम देखो 2t, तो 2t का स्क्वायर, तो यहां से आ गया S2 इज इक्वल टू, यहां से देखो 2t का स्क्वायर यहां 4 हो जाएगा, 4 हाफ AT स्क्वायर माइनस ये S1 इधर आ गया, तो यहां से S2 इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ AT स्क्वायर माइनस S1 का वैल्यू यहां से देख लो कितना है, S1 का वैल्यू है हाफ AT स्क्वायर। कुछ आ रहा है समझ में? तो यहां से S2 इज इक्वल टू 4 हाफ AT स्क्वायर में से हाफ AT स्क्वायर माइनस हो गया, तो आ गया 3 इंटू हाफ AT स्क्वायर। ये कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। तो तुम खुद ही देखो कि जो S1 आया, S1 हाफ AT स्क्वायर आया, और जो S2 आया वो हाफ AT स्क्वायर का कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। यानी जो S2 होगा वो S1 का 3 टाइम्स होगा। अब हम लोग क्या करें डियर, S3 फाइंड करें। तो S3 फाइंड करने के लिए हम लोग फिर डायरेक्ट S3 नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के वेलोसिटी निकालना मुश्किल है, इसलिए शुरू से फिर इक्वेशन बना लो। S1 प्लस S2 S3 का, और टाइम हो जाएगा t प्लस t प्लस t इक्वल टू 3t के लिए इक्वेशन बनाओ। तो नेक्स्ट इक्वेशन S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ A, और टाइम सोचो 3t का होल स्क्वायर
तो यहां से डियर S3 फाइंड करना है। तो S3 इक्वल टू देखो 3 का स्क्वायर 9 ब्रैकेट में हाफ 80 स्क्वायर माइनस ये पूरा टर्म इधर उठा लाओ माइनस S1 प्लस S2। तो यहां से आ गया S3 इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में हाफ 80 स्क्वायर माइनस S1 प्लस S2 का वैल्यू देख लो यहां से S1 प्लस S2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हाफ 80 स्क्वायर यहां से आ गया तो यह आ गया 4 हाफ AT स्क्वायर। देखो इसका वैल्यू ये S1 प्लस S2 का इतना वैल्यू है। यहां से हम देखो माइनस करने जा रहे हैं तो जब माइनस करेंगे तो यहां से डियर S3 इज इक्वल टू 9 में से 4 माइनस होगा तो कितना आ गया 5 इन ब्रैकेट हाफ AT स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन डियर थर्ड इक्वेशन। अब कुछ आ रहा है समझ में। देखो S1 के वैल्यू में हाफ 80 स्क्वायर आ रहा है S2 में कितना आ रहा है 3 इंटू हाफ 80 स्क्वायर और S3 में कितना आ रहा है यहाँ पर 5 इंटू हाफ 80 स्क्वायर। इसका मतलब अगर रेशियो फाइंड करें S1 S2 और S3 का रेशियो तो S1 का वैल्यू है हाफ 80 स्क्वायर रेशियो S2 का वैल्यू यहां से देख लो S2 का वैल्यू 3 इन ब्रैकेट हाफ 80 स्क्वायर रेशियो S3 का वैल्यू यहां से 5 इन ब्रैकेट यह आ गया हाफ 80 स्क्वायर और रेशियो में जो इक्वल टर्म होता है कैंसिल आउट हो जाता है। देखो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल आउट हो गया ये कैंसिल आउट हो गया रेशियो में। तो रेशियो में कैंसिल हो गया यहाँ 1 बचा यहाँ 3 बचा और यहाँ क्या बचा 5 बचा। तो डियर प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट से चलना प्रारंभ करता है और एसलेटेड मोशन अगर करता है तो ऐसे कंडीशन में बॉडी के द्वारा डिफिनिट टाइम इंटरवल में चली गई दूरी का जो रेशियो होता है वो 8 रेशियो होता है। तो यहां से ये बात देखो डियर क्लियर हो गया कि S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इज इक्वल टू 1 3 और 5 का रेशियो आएगा। ठीक है। तो इसी तरह से और भी आगे डिस्टेंस देखें अगर S1 S2 S3 S4 S5 का जो रेशियो होगा ये डियर 1 3 5 7 9 का रेशियो डेवलप होगा। कौन सा रेशियो है ये ऑड रेशियो। ये हो गया कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी कॉन्सेप्ट। अब ये अगर याद है जो डेरिवेशन भी आप सीख गए और याद अगर है तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप जबरदस्त क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीट करो इसको सब लोग। तो यहां से हम लोग को ये भी एक कॉन्सेप्ट मिल गया कि अगर किसी बॉडी को h हाइट से नीचे गिरने दिया जाए, देख रहे हो u इक्वल टू 0 से किसी बॉडी को नीचे गिरने दिया जाए तो सबको पता है कि इसमें कोई बॉडी नीचे गिरता है तो जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेट टाइम इंटरवल में देख रहे हो अगर ये h1 चलेगा t टाइम में तो अगले t टाइम में थोड़ा ये ज़्यादा चलेगा, यहाँ चलेगा h2 उतने ही t टाइम में और अगले t टाइम में ये और ज़्यादा चलेगा।
देखो अगले टी टाइम में ये चलेगा H3, तो इसमें H1 कम होगा, H2 थोड़ा ज़्यादा होगा, H3 और ज़्यादा होगा, बॉडी और नीचे आता चला जाएगा। तो ये कम, ये ज़्यादा, ये और ज़्यादा, H2 H1 का 3 टाइम्स, H3 H1 का 5 टाइम्स। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बॉडी रेस्ट से नीचे गिरना प्रारंभ किया है और मोशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए डियर यहाँ से H1 H2 H3 का रेशियो यहाँ पर भी 1:3:5 का रेशियो होता है। ठीक है, तो आज ये कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर दिया। स्पेशल केस, कुछ और स्पेशल केस हमने बता दिया। अब आगे इस पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करके और भी ढेर सारे इस पे स्पेशल केस अभी पढ़ के और भी हम लोग ढेर सारे क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। इस कॉन्सेप्ट को खूब मन में रखिए जिससे प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक, ओके।